हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनीता बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स का क्या मतलब है कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स भी कह सकते हैं, ऑर्गेनेल्स। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो सेल वाल है, सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल वाल। सेल वाल किस में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। और जो सेल वाल होता है वो बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जिसका मेन काम, सेल वाल का मेन काम क्या होता है, स्ट्रक्चर देना, संरचना प्रदान करना। संरचना मतलब कोई भी जो प्लांट है, प्लांट के सेल का आकार कैसा होगा, संरचना कैसा होगा, ये दर्शाता कौन है, ये इसका शेप प्रोवाइड कौन करता है, तो सेल वाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो है वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। देखिए, कुछ कुछ चीज़ों को मैं यहाँ नोट करूँगी, उन चीज़ों को आप भी नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखती जाती हूँ, आप उसको स्पेशल नोट्स कर लीजिएगा। तो देखिए कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। फ़र्क क्या है कि कोई भी जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल जैसे देखिए ये है एनिमल सेल, तो एनिमल सेल का जो बाहर वाला कवरिंग है यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल के सबसे बाहर में जो होता है वो होता है सेल वाल, सेल वाल। ठीक है। और सेल वाल के अंदर में, सेल वाल के अंदर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये डिफरेंस है। ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सबसे बाहर होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जबकि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वाल है। सेल वाल के अंदर, सेल वाल क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन जो है, ये क्या है, ये बने होते हैं लाइपोप्रोटीन के। लाइपो को हम क्या कह सकते हैं, लिपिड कह सकते हैं, लिपिड। ठीक है। और लिपिड का मतलब क्या होता है, फैट, वसा। ठीक है, क्या होता है, वसा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है। और ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव थिंग। सेलेक्टिव थिंग्स मतलब कुछ इसके पसंदीदा चीज़ ही हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को पार कर सकता है, प्लाज्मा झिल्ली को पार कर सकता है और कोशिका के भीतर जा सकता है। कुछ इसके मनचाहा चीज़ें ही सेलेक्टिव थिंग्स ही हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, सेल है, और ये सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही कोई सेल के अंदर आएगा, तो वैसे चीज़ें ही सेल के अंदर आ सकती हैं, जा सकती हैं, जो यहाँ से, जैसे देखिए आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ये क्या है, गैसेस है ना, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकती है, जा सकती हैं। कोई भी चीज़ जो है वो डायरेक्टली पास नहीं कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट कैसे करता है, एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव थिंग्स इन एंड आउट। ठीक है, सेलेक्टिव थिंग्स इन एंड आउट।
एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, अभी हमने इसको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी एनिमल सेल को सेल का स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसका शेप कैसा होगा, साथ ही साथ एनिमल सेल को प्रोटेक्ट करने में भी कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो भी एनिमल सेल होगा वो क्या करेगा, उसको सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करेगा, आकार प्रदान करेगा, संरचना प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहली चीज कि इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कुछ पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस मतलब क्या, ऊर्जा गिरा, मतलब ये क्या करेगा, ऊर्जा बनाने का काम करेगा, एनर्जी बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी के रूप में हमको क्या देता है, एटीपी देता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, जो हम लोग एनर्जी लेते हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में, किस रूप में पाया जाता है, तो वो एटीपी के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नोट कर लेंगे इसको। इसकी संरचना का बात करें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका संरचना कैसा होता है, आकार कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर और इनर होता है, और अंदर के साइड जो इनर वाला मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में चेंज हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टा कहा जाता है। ठीक है, और इन क्रिस्टा ऑक्सीजोम बॉल, ठीक है, बॉल के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑक्सीजोम कहते हैं, है ना, जो कि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, देखिए, जब सेल के अंदर फूड जाता है, फूड, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करता है, एनर्जी बनाता है। फूड मतलब क्या, आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बर्न करते हैं और क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, दो मेम्ब्रेन है। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टा कहा जाता है। इस क्रिस्टा में ही यहाँ देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक, जिसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोम कहा जाता है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को ही ऑक्सीजोम कहा जाता है। इसी ऑक्सीजोम में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी कहाँ बनता है, इस ऑक्सीजोम में बनता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्लास्टिड। देखिए, प्लास्टिड क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो पत्तियों का कलर होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का जो ये कहाँ पे पाया जाता है, फ्रूट में, फ्लावर में, स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, मल्टी कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जो फूलों का रंग और फलों का रंग जो अलग अलग दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये रूट में पाया जाता है, प्लांट्स के रूट में पाया जाता है। और ये क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। याद रखेंगे प्लास्टिक के 3 पार्ट्स, पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है, याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल भरा होता है, और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, जिसके कारण लीफ का रंग, पत्तियों का रंग हरा होता है। दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ये फ्लावर और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। फूलों और फलों का जो रंग अलग अलग तरह के होते हैं वो किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये जड़ों में पाया जाता है, पौधों को जड़ों में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या है, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, लाइसोसोम जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। और ये जो होता है इसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, वायरस बैक्टीरिया या को बहुत ईजिली डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब अगर किसी तरह का कोई बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर चला गया है तो उसको ये क्या करते हैं, ईजिली डाइजेस्ट कर देते हैं। इसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, है ना। क्वेश्चन बनता है कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग। ठीक है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, कभी कभी जो है वो अपने सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। इसकी डिस्कवरी कौन किए थे, कौन दिए थे, डी डुब्बे। ठीक है, नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको शॉर्ट में ER भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, है ना। सेल का क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, SER और RER। SER का मतलब क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंदर क्या बनता है, लिपिड बनता है। लिपिड को ही क्या बोलेंगे, फैट, वसा। ठीक है, तो स्मूथ में क्या बनता है, फैट और लिपिड बनता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो देखिएगा इस तरह से ये न्यूक्लियस है, और यहाँ से इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसी के ऊपर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही है जो कि पड़े होते हैं राइबोसोम। ठीक है, और ये जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम के कारण ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वो रफ हो जाता है। देखिए गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है, कैमिलो गोल्जी। ठीक है, ये क्या, कहाँ इसको देखे थे, प्लांट सेल में पहले देखे थे इसको, है ना। इसको डिक्टोसोम भी कहा जाता है। इसका काम क्या है, द फंक्शन इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट विद सेल अनयूज्ड पार्टिकल आउट फ्रॉम सेल। देखिए क्या होता है कि मेनली इसका जो गोल्जी बॉडी का जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करता है। इवन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो लिपिड प्रोटीन बने हैं इसमें क्या करता है, ग्लूकोज ऐड कर देता है। जस्ट लाइक देखिएगा कि ये क्या है, लिपिड। ठीक है, इसमें ग्लूकोज ऐड करके क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ठीक है, उसी तरह से जो गोल्जी बॉडी है वो प्रोटीन को क्या करता है, ऐड कर देता है, और क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये जो है वो फिनिशिंग देने का काम करता है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे प्रोटोप्लाज्म क्या है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या है। सपोज ये एक सेल है, ठीक है,
ये एक सेल है। इस सेल के अंदर जितना भी कुछ है, इस सेल के अंदर जितना भी कुछ है, इसको टर्म दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर अंदर जितना भी कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो प्लेस है जो खाली, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो सेल में अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे एवरीथिंग अंडर सेल। ठीक है। मतलब सेल के अंदर जितने भी कुछ हैं उसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है। इवन इसमें न्यूक्लियस भी आपका ऐड हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है। और इसमें साइटोप्लाज्म में क्या करना है, न्यूक्लियस को हटा देना है। ठीक है। अगर हम सेल में से न्यूक्लियस को निकाल दें, ये क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक है। और इस न्यूक्लियस को हम सेल में से निकाल दें तो वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ये डिफरेंस है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। उसमें आपका न्यूक्लियस भी आ जाएगा और साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा। साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, अगर हम सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से हम न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। तो देखिए ये क्या है साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड्स है, एक तरल है जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। जैसे देखिएगा अभी हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस, तो ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये क्या है, सेल है। ठीक है। और इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। देखिए न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे पूरा फ्लूइड्स भरा होता है, तरल भरा होता है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पड़े होते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, आरएनए। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये सेल है, सेल है, ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इस न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड्स भरे होते हैं, तरल भरे होते हैं, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या पड़ा है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। एक चीज और, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है। जितने भी एनिमल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि माता पिता का गुण बच्चों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए के अंदर जीन होते हैं और जीन में एलील्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, गुणों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। आरएनए जो है वो मोस्टली वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल होते हैं और आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राइबोसोम, राइबोसोम क्या है,
ये काम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री या फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं। याद कीजिए कि राइबोसोम, हमने बताया अभी कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, तो राइबोसोम है वो RER में प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। राइबोसोम जो है ये बना होता है RNA से और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन, राइबोप्रोटीन। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो राइबोसोम होता है वो दो तरह के होते हैं। राइबोसोम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है 70S और सेकेंड होता है 80S, ठीक है। 70S जो है वो सारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में, और ये जो है 80S वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होगा वो किस टाइप वाला होगा, 70S टाइप का होगा, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स जो हैं उनके अंदर जो राइबोसोम पाया जाएगा वो क्या होगा, 80S वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70S, और यूकैरियोट्स में किस टाइप का राइबोसोम होता है, 80S होता है। देखिए न्यूक्लियस, अभी हमने न्यूक्लियस के बारे में बताया है ना, कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और अगर प्लांट है तो उसमें जो है वो पेरीफेरी थोड़ा साइड साइड में भी पाया जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है, कंट्रोल रूम कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है ना। मतलब जिस तरह से हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, उसी तरह से पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। न्यूक्लियस का डिस्कवरी खोज कौन किए हैं, रॉबर्ट ब्राउन किए हैं 1974 में, 1974 ईस्वी में, ठीक है। और इसका जो मेन काम है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, है ना। ये कोशिका विभाजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर अभी हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उस फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोजोम ही है जो कि क्या करता है, गुणों को आदान प्रदान करने का काम करता है। हम इसको भी आगे बताएंगे। देखिए क्रोमोजोम का डिस्कवरी, गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र हिंदी में कहते हैं। क्रोमोजोम का डिस्कवरी कौन किया, वाल्डेयर किए हैं, ठीक है। अगर बात करें ह्यूमन बीइंग का, मनुष्य का, तो मनुष्य में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 को ऑटोजोम कहा जाता है, ऑटोजोम 22 पेयर को, और एक पेयर जो बच गया इसको एलोजोम कहते हैं, एलोजोम या सेक्स क्रोमोजोम, या सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ह्यूमन बीइंग के क्रोमोजोम का, एक मनुष्य के क्रोमोजोम का बात कर रहे हैं कि एक मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ा जो क्रोमोजोम है इसको ऑटोजोम कहा जाता है। और ये जो ऑटोजोम होता है वो ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन हैं, जैसे मेल हो या फीमेल हो, महिला या पुरुष हो, सभी में सेम होता है। और बाकी ये जो एक जोड़ा जो है क्रोमोजोम उसको क्या कहते हैं, एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम, जो कि महिलाओं में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। फीमेल में क्या होता है, XX होता है, और मेल में क्या होता है, XY होता है, ठीक है। मेल में XY और फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है, ठीक है।
ये क्रोमोसोम जो है वो मेनली किस चीज़ का बना हुआ है? देखिए ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे देखिएगा ये एक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और प्रोटीन के साथ साथ इसमें बंधा होता है डीएनए होता है, ठीक है। और प्रोटीन में भी कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक बेसिक नेचर का होता है। ये आप सेल का जो हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ाए हैं आप उसमें जा कर के देखिएगा। डीएनए और आरएनए के नेचर का हम लोग बात किए हैं कि डीएनए जो है वो एसिडिक होता है, जबकि हिस्टोन जो होता है वो बेसिक प्रोटीन है। इसमें 2 तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमने बताया था कि हिस्टोन जो है, हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक नेचर का होता है, मतलब उसको क्या कहते हैं, क्षार होता है ये, और इसमें 2 तरह के अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि जो डीएनए है और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो मिल के बनाते हैं क्रोमैटिड्स। देखिए ये इस तरह से पहले एक धागे होते हैं, इस तरह से धागा है, यहाँ पे जो है वो हिस्टोन जो है वो इस तरह से बांध के रखता है, ठीक है, इस तरह से बांध लेता है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? हिस्टोन, ठीक है। और ये क्या है? डीएनए। ये क्या है? डीएनए, ठीक है। तो ये जो होल स्ट्रक्चर डीएनए और जो हिस्टोन बंधा हुआ है इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमैटिन है वो क्या करता है? क्रोमोसोम में इस तरह से आकर के फिट हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट ह्यूमन का एक डीएनए, मनुष्य का जो एक डीएनए होता है, एक डीएनए का जो लंबाई होता है, लंबाई वो कितना होता है? 2.2 मीटर, ठीक है। मनुष्य के एक डीएनए का लंबाई कितना होता है? 2.2 मीटर। अब सोचिए इतनी लंबी चीज़, एक 2.2 मीटर का लंबा डीएनए एक छोटे से सेल ऑर्गेनेल्स जो क्रोमोसोम है उसके अंदर फिट है, तो वो कैसे फिट है? वो एक कॉइल बना के, कॉइल कैसे बना रहा है? ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन के मदद से, ठीक है। ये धागे हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहा है? इसको लपेटते जा रहा है, इस तरह से लपेटते जा रहा है, ठीक है। और लपेट के क्या बनता है? एक कॉइल बना लेता है और क्रोमोसोम के अंदर आकर के फिट हो जाता है, ठीक है। देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी के पास अलग अलग क्रोमोसोम होता है, सभी के पास अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन के बारे में अभी हमने बताया कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं, और 1 पेयर को क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। उसी तरह मंकी में कितने होते हैं? 42 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 21 पेयर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन अगर वायरसेस है तो उसमें आरएनए भी होगा, ठीक है। देखिए डीएनए के अपर पार्ट्स में जीन पाया जाता है, अपर पार्ट्स नहीं, जैसे देखिए कि यहाँ पे हम बना लेते हैं दिस इज डीएनए, ठीक है। इस डीएनए के एक हिस्सा को, ठीक है, एक हिस्से को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, ठीक है। और ये जीन ही है जो कि क्या करता है? किसी खास तरह के गुण को कैरी करता है, ठीक है। सपोज दैट कि ये वाला स्ट्रैंड आपका दिखा रहा है कि हेयर कलर, आपके बालों का जो रंग है वो ब्लैक होगा, तो ये भी स्ट्रैंड क्या दिखाएगा कि आपके बालों का जो रंग है वो ब्लैक होगा, काला ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है वो हमेशा होमोलोगस होते हैं, एक जैसे मतलब एक जैसा कैरेक्टर्स को दिखाता है ये, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि जीन क्या है, ठीक है, तो जीन जो है वो स्पेशल टाइप का, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, जीन इज अ पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। मतलब जीन क्या है? डीएनए का छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है जो किसी खास तरह के गुण को दिखाता है, विच रिप्रेजेंट्स स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड जीन, ठीक है।
तो ये क्या करता है, किसी खास तरह के गुणों को दिखाता है ये। इन मिडिल क्रोमोसोम सेंट्रोमियर आर फॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ जीन। देखिए ये क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम है ना। इस क्रोमोसोम के ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ से ये दो जो है वो फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये सेंट्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोशिका विभाजन जो है वो यहाँ से सेंट्रोमियर से टूटते हैं, कैसे बनते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि ये क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। देखिए है ना, ये यहीं पे दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये क्या है, क्रोमोसोम है, तो ये बीच में जो जुड़ा हुआ उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये जो दो फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं, क्रोमैटिड, ठीक है, क्लियर। न्यूक्लिक एसिड, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। अभी हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात किए थे कि न्यूक्लिक एसिड हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या पड़ा होता है, न्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, क्लियर। देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए देखते हैं, डीएनए क्या है, डीएनए स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, न्यूक्लिक का न्यूक्लिक। इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उसका जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, डीएनए होता है, और कुछ सम है ना, मतलब कुछ प्रोकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, ठीक है। इसका डिस्कवरी कौन किए थे, वाटसन और क्रिक जो है वो डबल हेलिकल मॉडल बताए थे। जैसे अभी हम बताए थे कि हमारा जो डीएनए होता है वो दो स्ट्रैंड होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा डबल हेलिकल मॉडल है इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन है, वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, PYQ आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। देखिए अब देखिए जो डीएनए है ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर दो चीजें आती हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो न्यूक्लियोसाइड है ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ है। नाइट्रोजनस बेस के दो पार्ट्स प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन के दो पार्ट्स होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन के थाइमिन और साइटोसिन। यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी डीएनए अपना स्ट्रैंड बनाता है तो जब भी बनाएगा तो एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ, देखिए प्यूरिन और पायरिमिडिन है ना, यही दोनों कंबाइन करते हैं। कभी भी प्यूरिन प्यूरिन नहीं बनाएगा, कभी भी पायरिमिडिन पायरिमिडिन नहीं बनाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो हमेशा एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ कंबाइन करेगा विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ करेगा, तो जी जो है वो सी के साथ कंबाइन करेगा विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे याद रखेंगे, एडेनिन ऑलवेज बाइंड विथ थाइमिन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो शुगर है, शुगर क्या, शुगर जो है वो पेंटोज शुगर है, ठीक है। कौन सा शुगर है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O5, ठीक है। तो ये पेंटोज शुगर के साथ क्या करके फॉस्फेट मिला देना है, नाइट्रोजनस बेस, देन ये क्या बना गया, एक न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। और इसी तरह से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो ये क्या बना लेता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक
ठीक है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। देखिए न्यूक्लियस के अलावा जो है वो कुछ और ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे डीएनए पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो इसके पास अपने डीएनए होने के कारण इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कि कौन ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कौन ऐसे कोशिकांग हैं जिसका अपना डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। तो इसको कौन सा टर्म देते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। देखिए आरएनए, आरएनए क्या होता है हमारा, देखिए डीएनए की डबल स्ट्रैंड होता है और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। दोनों के दोनों जो है वो पेंटोज शुगर के बने हुए हैं। हमारा डीएनए भी पेंटोज शुगर का बना हुआ है और आरएनए भी जो है वो पेंटोज शुगर का बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ऑलमोस्ट सिंगल स्ट्रैंड होता है। एक जो राइबोवायरस है इसमें ये डबल स्ट्रैंड होता है। बाकी जितने भी आरएनए होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड के होते हैं, ठीक है। आरएनए का मुख्य काम, मेन काम क्या है, प्रोटीन बनाना, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ जीवों में आरएनए जो है वो अनुवांशिक गुणों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। मतलब जेनेटिक जो हमारा क्या कहते हैं उसको, जो एक पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो उसके ऑफस्प्रिंग तक ले जाने में जो मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उस के रूप में काम करता है आरएनए, ठीक है। तो ये किसके जेनेटिक मटेरियल में काम करता है, जैसे टीएमवी, ठीक है। टीएमवी क्या है, टोबैको मोजाइक वायरस। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर किया गया था, पहली वायरस जिसका खोज किया गया था वो कौन है, टीएमवी, ठीक है। तो ये कौन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी जो आरएनए है इसके पास भी 4 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ थाइमिन के जगह पे यहाँ पे यूरेसिल रहेगा, ठीक है। तो जिस तरह से वहाँ पे एडेनिन जो है वो बाउंड कर रहा था किसके साथ, थाइमिन के साथ, यहाँ एडेनिन ऑलवेज बाउंड विथ यूरेसिल विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ याद रखेंगे कि आरएनए जो है वो एडेनिन के साथ, आरएनए जो में एडेनिन जो है वो हमेशा यूरेसिल के साथ कंबाइन करेगा विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ कंबाइन करेगा विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। थोड़ा सा डिफरेंस ये याद रखना है कि अगर आरएनए है तो यूरेसिल होगा और अगर डीएनए है तो थाइमिन होगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रल डोगमा थ्योरी, यहाँ से वीवीआई इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सेंट्रल डोगमा थ्योरी, ठीक है, या फिर डोगमा थ्योरी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डीएनए जो है वो अपना ही कॉपी तैयार करता है, डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, ठीक है। देखिए जब डीएनए जो है वो अपना ही कॉपी बनाए, ठीक है, डीएनए जब अपना ही कॉपी बनाए तो इसको एक टर्म देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि डीएनए जो है वो अपना ही कार्बन कॉपी तैयार करता है, ठीक है। और जब डीएनए जो है वो आरएनए बना दे, ठीक है, डीएनए क्या करे, आरएनए बनाए, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये आरएनए जो है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। इसी चीज को आगे लिखा हुआ है, ठीक है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पेशल डोगमा थ्योरी, वही चीज यहाँ पे देखिए, डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए बना रहा है तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए आरएनए बनाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा तो ट्रांसलेशन। फिर ये प्रोटीन जो है
वो कभी कभी क्या करता है, आरएनए बनाने लगता है, उल्टा काम करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसलेशन। ठीक है, जब आरएनए प्रोटीन बनाएगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, और जब प्रोटीन आरएनए बनाने लगे तो रिवर्स ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, और ये जो आरएनए है वो क्या करे, जब डीएनए बनाने लगे जब आरएनए डीएनए बनाने लगे, रिवर्स काम होने लगा, उल्टा काम होने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये हमारा था सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसलेशन। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट किए, और साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हमने अलग से लिखा है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और किन्हीं को कहीं से भी कुछ डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और हमारे जो थंबनेल पे नंबर जो दिया गया आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।